नमस्कार मित्रों, इससे पहले एक्सटर्नल क्वालिटीज़ के अंतर्गत हमने 1 to 3 कैटेगरीज 3 कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया। उसमें हमने जाना कि इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और हाउ टू एंटर इन द इंटरव्यूइंग चैम्बर दूसरा कैटेगरी था। और तीसरे कैटेगरी में हमने देखा कि हाउ टू ग्रीट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर या इंटरव्यूइंग मेंबर, कैसे उनको ग्रीट करना चाहिए। अब इस सेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे इंटरनल क्वालिटीज़ के बारे में, जिसमें नॉलेज और विजडम को चेक किया जाता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं और कितने वाइज हैं, आप किसी प्रश्न का जवाब कितने वाइजली देते हैं। इन चीज़ों का इसमें जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर पता करते हैं। यह इसके अंतर्गत जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल वह सिर्फ किताबी सवाल नहीं होता है, वह हमारे जीवन से जुड़े हुए सवाल होते हैं। कुछ सवाल हमारे सब्जेक्ट जो हम पढ़े होते हैं, जैसे इसमें इस 3 चीज़ को तो कवर किया ही जाता है। पहला, टेस्ट ऑफ योर नॉलेज इन द सब्जेक्ट्स यू स्टडी, जिस विषय को आपने पढ़ा है, जिस विषय से आपने बैचलर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, इन विषयों से संबंधित तो ज्ञान का आकलन किया ही जाता है। साथ ही आपके विजडम और आपके एटीट्यूड का भी पता किया जाता है। टेस्ट ऑफ योर विजडम एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क्स डन बाय यू इन द पास्ट, आपने जो बीते हुए काल में जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वह आपके एकेडमिक से उपलब्धि हो या आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ उपलब्धि हो, उन सारे उपलब्धियों का किसी न किसी रूप में इंटरव्यूइंग ऑफिसर किसी न किसी सवाल से आपसे वो निकलवा लेता है। और आपको भी चाहिए कि ऐसे सवाल जब आपके पास आते हैं, आपके पाले में आते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी उपलब्धियों को हाईलाइट करें। और जब आप अपनी उपलब्धियों को हाईलाइट करेंगे और उससे अभ्यस्त भी हैं, उसके बारे में आप पूरी तरह से जानकार भी हैं, तो आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से लीड कर पाएंगे। दे ट्राई टू फाइंड वेदर यू आर फिट फॉर द जॉब और नॉट। और इन सारे सवालों के इर्द गिर्द, इन सारे सवालों के माध्यम से वह या इंटरव्यूइंग ऑफिसर यह पता करना चाहते हैं या यह पता कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है वह उसका एटीट्यूड कैसा है, वह उसका नॉलेज किस तरह का है, उसका विजडम क्या है, किस तरह से वह वाइजली जवाब सवाल करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वह जॉब के हिसाब से कैंडिडेट का चयन करने में समर्थ होते, उसी हिसाब से वह मार्क्स देते हैं। नाउ सम जेनरिक क्वेश्चंस एंड देयर पॉसिबल आंसर्स। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जैसे लगेगा कि क्या पूछ दिया, ये बहुत साधारण से सवाल होते हैं। हो सकता है कि आपको आपके नाम का अर्थ पूछ दे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आम सवाल है, कोई ख़ास सवाल नहीं, लेकिन वह बहुत ही ख़ास होता है। जो आम लगने वाला सवाल, जो आपको आम लग रहा है, वह ख़ास होता है। उसी सवाल से आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर निकलवा लेते हैं कि ये आम सवाल का जवाब कितने वाइजली यह उम्मीदवार दे पाता है। हो सकता है जब आपसे ये पूछा जाता है कि ठीक है आप अपने नाम का अर्थ बताइए, तो उसके साथ और कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि आपका जो नाम है उस नाम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों का नाम बताइए। इस नाम का असर, आपके इस नाम का असर आपके जीवन पर किस तरह पड़ता है, किस तरह पड़ा है, कितना आपको आपका नाम आपके व्यक्तित्व को प्रभावित किया है, कुछ बताइए। हो सकता है
आपको यह सवाल इस तरह से भी पूछे, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। और ऐसे सवाल के माध्यम से जब आप जवाब के दौर में प्रवेश करते हैं, जवाब देते जाते हैं, तो पहले तो आप जवाब देते हैं कि मेरा नाम फलाना है, तो उसको आप कई तरीके से जवाब देते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि माय नेम इज पंकज कुमार, या बोल सकते हैं आई एम पंकज कुमार, या बोल सकता है कि आई एम पंकज कुमार। ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई टाइटल या सरनेम का प्रयोग ना करें, जैसे कोई श्री न लगावे, मिस्टर न लगावे, हाँ, डॉक्टर न लगावे। ये सरनेम का उपयोग आप अपने नाम के साथ इंटरव्यू में ना करें। साथ ही जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं उनके पास आपके सारे PIQs होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर्स होते हैं, या DAF होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, या उसके पास पूरा डेटा होता है आपके बारे में। तो उनको तो पता ही है आपका नाम क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे आपका नाम पूछा, तो निश्चित रूप से आपके नाम पूछने के पीछे कुछ न कुछ वजह रहा। वजह कई हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब आरंभ में इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं तो उनके पास सवालों का जखीरा होता है, लेकिन जब इंटरव्यू का दौर चलता रहता है 10 दिन 20 दिन इंटरव्यू चलते रहता है, डे और नाइट इंटरव्यू चलते रहता है, कई दिनों तक इंटरव्यू चलने के क्रम में इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जो सवालों का जखीरा होता है वह ख़त्म हो जाता है, और तब लगता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि मैं इससे क्या पूछूं। वैसे में वह अगर आपसे यह पूछ दे कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो जब आप अपने बारे में जो कुछ बताने के लिए शुरू होते हैं तो उसी क्रम में आपके बताए गए बातों से ही सवाल निकाल लेते हैं। और जब वह सवाल, जैसे आप उदाहरण के तौर पर अगर आप बोलते हैं कि मेरा नाम चंदन है, तो ठीक है, चंदन का क्या मतलब है, चंदन किस तरह से महत्वपूर्ण है, चंदन क्या चीज़ है। चंदन नाम के कोई 5 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बताइए। महत्वपूर्ण व्यक्ति जो चंदन नाम से जाने जाते हैं उसके बारे में बताइए, ये पूछा जा सकता है आपको। तो आपको तो लगा कि ये सिंपली हमसे नाम पूछा है, लेकिन नाम पूछने के क्रम, नाम बताने के क्रम में वह आपके नाम से ही सवाल निकाल लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि नेम एंड रिलेटेड क्वेश्चंस एंड पॉसिबल वेज टू आंसर, मीनिंग पूछ सकता है और फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पूछ सकता है। अगला, आप नाम बताने के क्रम के बाद आप बता सकते हैं कि आई बिलोंग्स टू फलाने डिस्ट्रिक्ट और फलाने विलेज। लेकिन उसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आपका गांव कोई खास महत्व का नहीं है तो गांव ना बता के जिला से बताइए। आई बिलोंग्स टू सहरसा इन बिहार, आई बिलोंग टू सहरसा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ऐसा आप बता सकते हैं। या आई कम फ्रॉम सहरसा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ऐसा करके जब आप जवाब देते हैं तो आपसे ये सवाल फिर पूछ सकते हैं इंटरव्यूइंग अफसर कि ठीक है, सहरसा के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताइए। सहरसा कहाँ अवस्थित, कितने अक्षांश पर और देशांतर के कोऑर्डिनेशन पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो है आपसे वो पूछ सकता है कि ठीक है, सहरसा का कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में बताइए। इस तरह से ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरे में एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जब पूछे जाते हैं तो पूछे जा सकते हैं, या
जवाब देने के टेल अस अबाउट योर सेल्फ का जवाब देने के क्रम में आप बताते हैं कि मैं ग्रेजुएशन फलाने कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएशन फलाने कॉलेज से और पीएचडी फलाने यूनिवर्सिटी से किया, तो हो सकता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर उसमें से भी कुछ सवाल निकाल ले और आपसे पूछ दे, ठीक है उस यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में कुछ बताइए, उस कॉलेज का नाम, अगर ठीक है किसी कॉलेज का नाम है रमेश झा महिला महाविद्यालय, तो रमेश झा के व्यक्तित्व के बारे में बताइए, रमेश झा कौन थे, हैं। तो इस तरह से वह सवाल इंटरव्यूइंग ऑफिसर निकाल सकते हैं नाम से भी। आपसे एक सवाल, आप जब कोई सब्जेक्ट बताते हैं कि आई डिड ग्रेजुएशन इन दिस सब्जेक्ट, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है कि वाई टू ऑफ दैट सब्जेक्ट, सपोज वाई टू ऑफ ज्योग्राफी एज योर मेन सब्जेक्ट, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब आपको आना चाहिए, पहले से आपका यह जवाब तैयार होना चाहिए कि आप वह सब्जेक्ट क्यों लिए हैं, और उसका स्वाभाविक जवाब दीजिए, कोई बनावटी जवाब मत दीजिए, स्वाभाविक जवाब दीजिए कि जब आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन में गए होंगे तो किन परिस्थितियों में उन सब्जेक्ट को आपने लाइक किया, उस सब्जेक्ट को आप अपना मेन सब्जेक्ट बनाया। उस क्रम में आपको एक मौका मिलता है कि आपको अगर कोई डिस्टिंक्शन मिला है, कोई सर्टिफिकेट मिली है, कोई अवार्ड मिला है अपने सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए, हो सकता है प्रैक्टिकल में टॉप किए हों, हो सकता है आप एकेडमिक में रिजल्ट्स आपका टॉप आया हो, डिस्टिंक्शन आया हो, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से अवार्ड दिया गया हो, नवाजा गया हो, तो उन चीज़ों को आप हाईलाइट कीजिए। और चूँकि जब आप सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट या मेरिट सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो निश्चित रूप से जिन चीज़ों के लिए आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके बारे में आप विज्ञ होते हैं, आप पूरी तरह से जानकार होते हैं, तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत समय आप इंटरव्यू का उसमें ले सकते हैं। हाईलाइट योर परफॉर्मेंस एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल एक्टिविटीज़। मैंने पहले भी बताया, करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपको अवार्ड और सर्टिफिकेट मिल सकता है, ट्रॉफी मिल सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, अब एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है? को करिकुलर है सहपाठ्यगामी, जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप हिंदी साहित्य के छात्र रहे हैं तो हिंदी साहित्य के छात्र के लिए डिबेट कंपटीशन हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, पत्र लेखन हो सकता है, निबंध लेखन हो सकता है। तो ये हो गया आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़। लेकिन आप एनसीसी में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, एनएसएस में है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इन सारे एक्टिविटीज़ में भी अगर आपने कोई बड़ा सा कारनामा कर दिखाया है, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, उसको भी हाईलाइट कीजिए, वह भी आपको वेटेज दिलाएगा। प्रिपेयर आंसर फॉर द गैप बिटवीन कोर्सेज इफ एनी। हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन किया और कुछ दिन के लिए आपने पढ़ाई छोड़ दिया, हो सकता है कि आप जनरल कंपटीशन में लग गए और कुछ दिन के बाद फिर मन किया नहीं हम पीजी भी कर लें, पीजी किया, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के पास उनके पास सारा डेटा होता है आपका। वह देखते ही आपसे पूछ देगा, अच्छा आप ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन के बाद या 4 साल क्या किया, कहाँ थे आप? ऐसे सवालात से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। ऐसे सवालों का जवाब आपको देना है और सोच समझ के देना है। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ बनी हो जिन परिस्थितियों को आप उजागर करना ना चाह रहे हो, तो आप उसको कैमोफ्लेज कर सकते हैं, उसको आप ढक सकते हैं और आप कुछ आर्टिफिशियल आंसर दें, लेकिन वह नेचुरल वे में दें, ताकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये पता ना चले कि आप कुछ कैमोफ्लेज कर रहे हैं, किसी चीज़ को छिपा रहे हैं और कोई नया कहानी गढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप पकड़े जाएंगे। नई कहानी भी अगर गढ़ना पड़े तो आप गढ़ें और उसके लिए आप पूर्ण रूप से अभ्यस्त हो जाएं, तैयार हो जाएं। अभी तक तो हमने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात किया और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन से संबंधित क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं
वैसे ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि किस तरह के सवाल, कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन जितनी सवालों की संभावना बनती है, जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन कर, बहुत सारे संबंधित आर्टिकल्स को देखकर अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव के आधार पर एकेडमिक से रिलेटेड जो सवाल बनता है उन सवालों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे देखेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। किसी ने ग्रेजुएशन के बाद मान लीजिए कि बीएड कर रखा, एमएड कर रखा है, तो बीएड और एमएड से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आप आज के डेट में सबसे अधिक चर्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है आपको। मेथोडोलॉजी के बारे में, एजुकेशनल मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, बाल मनोविज्ञान के बारे में पूछे जा सकते हैं, और शिक्षा शास्त्र से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। असंख्य सवाल है, लेकिन कौन से सवाल पूछे जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो निश्चित रूप से अगर आपके पास बीएड है, आप एमएड हैं, तो उससे संबंधित जो है आप ज़रूर जो है अपनी तैयारी जारी रखें। कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस आपको पूछा जा सकता है कि आप बीएड के बाद क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं। तो अगर आपने जवाब दिया कि मैं कहीं गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ किसी कॉलेज में, तो आपको कॉलेज से सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई कॉलेज किस तरह का है, उसका इतिहास क्या है, आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा, ये पूछे जा सकते हैं। ये भी आप एक सवाल लाजमी हो जाता है। ठीक है, आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ आप अध्यापन करते हैं, तो किसी एक टॉपिक को पढ़ा के दिखाइए। आपको डेमो क्लास के लिए बोला जा सकता है, वहाँ बजाबते पहले से डेमो क्लास के लिए सारी व्यवस्था की हुई हो सकती है, आपको पढ़ाने के लिए बोला जा सकता है। तो कुछ टॉपिक पहले से आप पढ़ाने के लिए तैयार रखें। इसके अतिरिक्त आपसे इंटरेस्ट और हॉबीज़ के ऊपर बात किया जा सकता है। इंटरेस्ट तो आपका है, हॉबीज़ आपका है, इसमें आप अच्छे तरह से जो है इंटरव्यू को लीड कर सकते हैं। बहुत सारा समय आप इस इंटरेस्ट और हॉबीज़ की चर्चा में खींच सकते हैं, और इस तरह से आप इंटरव्यू के दिशा और दशा को अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना, और अगले वीडियो में हम कैटेगरी 5 के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।